स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक लेंगे, एनाटॉमी का टॉपिक लेंगे, वो लेंगे डाइकोट रूट, यानी एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट, द्विबीजपत्री पादपों की जड़ों की आंतरिक संरचना या शारीरिकी। आंतरिक संरचना को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो डाइकोट रूट है, उस डाइकोट रूट की प्राथमिक जो डाइकोट रूट है जिसके अंदर अभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है, उस डाइकोट रूट का अनुप्रस्थ काटना होगा। और उस अनुप्रस्थ काट को हमें, ये है टीएस ऑफ डाइकोट रूट, ये है टीएस ऑफ डाइकोट, उस अनुप्रस्थ काट को हमें माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करनी होगी। माइक्रोस्कोप के अंदर जब स्टडी करते हैं तो हमें प्राथमिक रूट की आंतरिक संरचना के अंदर तीन तरह की संरचनाएं दिखाई देती है। नंबर एक एपिडर्मिस, नंबर दो कोर्टेक्स और नंबर तीन है वैस्कुलर सिस्टम। नंबर तीन है वैस्कुलर सिस्टम। ये डायग्राम है, डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं कि सब पादप के अंदर तीन प्रमुख टिश्यू दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला टिश्यू है बाहर की ओर एपिडर्मिस, हिंदी में इसको बोलते हैं अधिचर्म। अधिचर्म की जो कोशिका है ये है अधिचर्म, ये अधिचर्म है। इस अधिचर्म की कोशिकाओं की क्या क्या विशेषताएं होती है? एक तो ये कोशिकाएं पैरेन्काइमेटस होती है, यानी इनका जो स्वभाव होता है उत्तक की दृष्टि से वो होता है मृदु उत्तकीय होती है। ये लिविंग होती है, जीवित होती है, और रूट के अंदर ये सिंगल लेयर होती है। प्राथमिक संरचना के अंदर अर्थात जब द्वितीयक वृद्धि नहीं हुई है उस समय तक ये सिंगल लेयर ही होती है। तीसरी बात क्या है कि इसकी कुछ कोशिकाओं से क्या निकलते हैं? रूट हेयर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? रूट हेयर निकलते हैं। ठीक है। और ये कोशिकाएं आकार की दृष्टि से आप बात करें तो ये कोशिकाएं लंबाई में अधिक और चौड़ाई में कम होती हैं। इस तरह से ये आयताकार शेप की कोशिकाएं होती हैं। और इन कोशिकाओं में जैसे जैसे पादप की जो जड़ है उसके अंदर द्वितीयक वृद्धि होगी और उसका आकार बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगी, तो इन कोशिकाओं के अंदर क्या होगा? एंटीक्लाइनल डिवीजन। इस तरह का जो डिवीजन होता है उसको बोलते हैं हम एंटीक्लाइनल। और अगर ये कोशिका इस तरह का डिवीजन करती है उसको बोलते हैं हम पेरिक्लाइनल। लेकिन पादप के अंदर जब रूट बन जाती है तो पेरिक्लाइनल डिवीजन मोस्टली नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये सिंगल लेयर ही रहती है। जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है तो इसके स्थान पर क्या बन जाती है? कोर कैम्बियम बनती है, और कोर कैम्बियम से कोर का निर्माण हो जाता है जो कि अपने आप में मल्टी लेयर्ड होती है। तो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस का जो प्रमुख कार्य है वो है प्रोटेक्शन। वो क्या है इनका? इसका प्रमुख कार्य है क्या है? प्रोटेक्शन। ये क्या है कि जो आंतरिक टिश्यू है, रूट के जो अंदर वाले जो टिश्यू है जिसमें कोर्टेक्स और वैस्कुलर बंडल है, उन सब का ये क्या है? सुरक्षा प्रदान करती है। जो भी रूट है जो मिट्टी के अंदर पाई जाती है पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होती है, यह रूट को सुरक्षा प्रदान करता है एपिडर्मिस, जो कि इसके एपिडर्मिस के मिट्टी के कणों के द्वारा जो जाइलम और फ्लोएम है उनकी सुरक्षा करती है। साथ ही मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया, फंजाई, वो भी इस टिश्यू के अंदर आसानी से, यानी कोर्टेक्स और आंतरिक टिश्यू के अंदर आसानी से, पादप के अंदर आसानी से एंटर नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये पैरासाइट से भी प्रोटेक्शन करती है और मैकेनिकल जो स्ट्रेस है, मैकेनिकल जो क्षति जो पहुंचाई जाती है उससे भी ये आंतरिक टिश्यूज की सहायता करती है। रूट हेयर जो इसके ऊपर पाए जाते हैं, तीसरा इसका प्रमुख कार्य है एपिडर्मिस का, वो है रूट हेयर। क्योंकि इसके ऊपर रूट हेयर पाए जाते हैं और रूट हेयर का जो प्रमुख कार्य है वो है पानी एवं मिनरल्स का अवशोषण, पानी एवं खनिज लवणों का अवशोषण। तो एपिडर्मिस के ऊपर पाए जाने वाले रूट हेयर पानी एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। इसके अलावा यंग अवस्था के अंदर एपिडर्मिस कुछ मात्रा में डायरेक्टली पानी एवं खनिज लवणों का अवशोषण भी करती है। तो कुल मिला के ये पादप डाइकोट रूट के अंदर एपिडर्मिस एक प्रमुख भाग है जो कि सिंगल लेयर के रूप में
पाया जाता है। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड जो पादप के अंदर जो दूसरा जो टिश्यू है वो है कोर्टेक्स। दूसरा जो टिश्यू है वो है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स ये जो इतना बड़ा यानी क्षेत्र है ये कहलाता है कोर्टेक्स। पादप के अंदर रूट के अंदर जो कोर्टेक्स है वो उत्तकी स्वभाव की दृष्टि से सामान्य रूप से पैरेन्काइमा का होता है, यानी मृदु उत्तकी होता है। मृदु उत्तक की कोशिकाएं थिन लेयर होती हैं, पतली भित्ति वाली होती है। दूसरी बात, ये कोशिकाएं जीवित होती हैं। इन कोशिकाओं के अंदर जो क्या है, मोस्टली ये कोशिकाएं स्टोरेज का कार्य करती हैं। कोशिकाओं का जो आकार है वो राउंड शेप का हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप का हो सकता है और पॉलीगोनल शेप का हो सकता है। किसी भी यानी गोल, अंडाकार, बहुभुजीय, आयताकार, किसी भी शेप की ये कोशिकाएं अलग अलग पादपों के अंदर अलग अलग तरह के शेप की कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन ये ज्यादातर केसेस में मृदुत्व की होती है, पतली भित्ति वाली होती है, जीवित होती हैं और ये सामान्य रूप से जो कार्य करती हैं वो संचय का कार्य करती हैं। और संचय में ये स्टार्च का संचय करती हैं, ये गोंद का संचय करती हैं, ये ल्यूको अग्रणी लवक है उनका संचय करती हैं, ये रेजिन का संचय करती हैं, टेनिन का संचय करती हैं, ये श्लेष्मा है, लिपिड है, रबड़ जो लेटेक्स जो है, उन विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ है उनका जो संचय है रूट के अंदर होता है, या एल्कलॉइड्स है उनका संचय है रूट के अंदर होता है। तो वो साधारण रूप से कोर्टेक्स की कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसके अलावा जो कोर्टेक्स का जो दूसरा कार्य है वो कार्य है रूट द्वारा, ये रूट हेयर द्वारा जो पानी एवं खनिज लवणों का अवशोषण होता है रूट के अंदर, उस पानी एवं खनिज लवणों को ये जो कोर्टेक्स है वो कहां तक पहुंचाता है, एंडोडर्मिस तक पहुंचा, अर्थात ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम एपिडर्मिस टू द एंडोडर्मिस इज द वर्क ऑफ कोर्टेक्स। यानी कोर्टेक्स का दूसरा कार्य है कि वो पानी को अधिचर्म से अंतःचर्म तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके अलावा जलीय पादपों के अंदर जो कोर्टेक्स है, रूट्स का जो कोर्टेक्स है वो एरेनकाइमा वाला होता है, जो कि पादप को उत्प्लावकता प्रदान यानी तैरने की क्षमता प्रदान करता है। इसी के अलावा कोर्टेक्स के अंदर जो जलीय पादप हैं उनमें कुछ स्क्लेरेट्स की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि एरेनकाइमा के कारण जो डेलिकेसी आती है यानी जो कोमलता आती है, उस कोमलता को थोड़ा वायु तक भी बनाता है और थोड़ी दृढ़ता भी प्रदान करता है। कौन? कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के अंदर इसके अलावा जो कार्य है, अगर आप टीनोस्पोरा की कोर्टेक्स की बात करें तो टीनोस्पोरा के कोर्टेक्स में क्या है कि रूट्स के कोर्टेक्स के अंदर है वो क्लोरोफिल पाया जाता है और ये कोर्टेक्स प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करता है। इसके अलावा जो कोर्टेक्स है वो कोर्टेक्स क्या बनाता है, सेकेंडरी ग्रोथ के समय यह बलकुट है, जो हिंदी में इसको बोलते हैं बलकुट है, कोर्टेक्स है, यह क्या बनाता है, कोर कैम्बियम बनाता है। इस कोर कैम्बियम से बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ बाहर की तरफ फ्लेम और अंदर की तरफ सेकेंडरी कोर्टेक्स बनते हैं, अर्थात ये जो कोर्टेक्स है वो कोर कैम्बियम का निर्माण भी करता है। तीसरा और अंतिम जो इसका कार्य है वो है जिन पादपों के अंदर रूट्स के अंदर बिल्कुल ही दृढ़ ऊतक या हार्ड टिश्यू नहीं होते हैं, वहां पर कोर्टेक्स के अंदर स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर्स या स्क्लेरेट्स भी पाए जाते हैं। तो ये पादपों की रूट्स के अंदर कोर्टेक्स प्रमुख कार्य है और ये कोर्टेक्स पादप के अंदर बहुत बड़े क्षेत्र के रूप में पाया जाता है। इसके बाद कोर्टेक्स का जो सबसे अंदर वाली परत है या कोर्टेक्स के बाद जो लेयर है सबसे अंदर वाली परत है वो कहलाती है एंडोडर्मिस, जिसको हिंदी में कहा जाता है अंतःचर्म। अंतःचर्म की कोशिकाओं की विशेषता होती है, ये पैरेन्काइमेटस होती है, मृदुतक होती है। नंबर 1, ये मोटी थिक वॉल्ड होती है और लिविंग होती है।
थिक वॉल्ड होने के साथ साथ थिक वॉल्ड क्यों होती है? क्योंकि इसकी कोशिकाओं के अंदर एक रासायनिक पदार्थ का डिपोजिशन होता है जिसको बोलते हैं सुबेरिन। और इस सुबेरिन को एक वैज्ञानिक ने खोज किया था, कैस्पर नाम के वैज्ञानिक ने खोज किया था। इसलिए इस सुबेरिन की जो स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, ये देखिए जो नीले रंग की संरचना है, ये है कैस्परिन स्ट्रिप्स, जो कि दृढ़ उत्तक की अंतःस्तरम की कोशिकाएं हैं, जो कि कैसी हैं? सेफ की अगर बात करें तो ये ढोलकाकार कोशिकाएं हैं, ढोलक जैसी हैं, आयताकार में होगा ढोलकाकार कोशिकाएं, और इनकी इस तरह से इन लेयर्स पर टेंजेंशियल वाल को और इनर लेटरल वाल के ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन पाया जाता है, जिससे कि ये कोशिकाएं मोटी भित्ति वाली हो जाती हैं और पानी के ट्रांसपोर्टेशन के रूप में अवरोध करती हैं। लेकिन वे कोशिकाएं, एंडोडर्मिस की वे कोशिकाएं जो कि कहां पर है? प्रोटोजाइलम के ठीक सामने है, उन कोशिकाओं की आंतरिक भित्ति के ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता है और ये कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जो होती हैं, इन कोशिकाओं को पैसेंजर सेल कहा जाता है, पैसेज सेल कहा जाता है, क्योंकि जो पानी एवं खनिज लवण कॉर्टेक्स द्वारा लाया जाता है वो पैसेज सेल के माध्यम से ही प्रोटोजाइलम तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा एंडोडर्मिस है, वो एंडोडर्मिस कभी कभी स्टार्च का संचय का कार्य करती है। यह एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली परत भी कहलाती है। इसके बाद एंडोडर्मिस से अंदर की जो लेयर है जिसको हम बोलते हैं पेरिसाइकल, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिसाइकल। यह पेरिसाइकल सिंगल लेयर होती है। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि पेरिसाइकल कॉर्टेक्स का भाग है, लेकिन अधिकांश वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये स्टील की सबसे आउटर लेयर होती है। कौन? पेरिसाइकल, जो कि सिंगल लेयर होती है रूट के अंदर, पैरेन्काइमाटस होती है, पतली भित्ति वाली होती है, थिन लेयर होती है, जीवित होती है, पतली भित्ति वाली, थिन लेयर, पैरेन्काइमाटस और एक परतीय होती है। यह जो स्टील है उसके सबसे बाहर की ओर होती है और इसका जो प्रमुख कार्य है वो इसका कार्य है, जब पादप के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो पेरिसाइकल कभी कभी कोर कैम्बियम का निर्माण भी करती है। इसके अलावा जो पेरिसाइकल है वो लेटरल रूट्स का निर्माण करती है। पादपों के रूट्स के अंदर जो प्रमुख संरचना होती है वो वेस्कुलर सिस्टम के अंदर होती है, अर्थात वेस्कुलर बंडल्स। मूल के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो वेस्कुलर बंडल की देखिए क्या क्या विशेषता होती है। ये वेस्कुलर बंडल रेडियल होते हैं, त्रिज्यीय होते हैं। रेडियल वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं? रेडियल वेस्कुलर बंडल वे वेस्कुलर बंडल होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियाई पर होते हैं, अर्थात रूट के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है वो अल्टरनेट होते हैं। अगर आप इसको, ये जो स्टील है, इस स्टील को या वेस्कुलर सिस्टम है, इसको एक गोला बांध ले तो ये जो जाइलम है वो इस रेडियाई पर है और ये फ्लोएम है ये इसलिए अल्टरनेट रूप से है। इस तरह के वेस्कुलर बंडल जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियाई पर होते हैं उन्हें कहा जाता है रेडियल वेस्कुलर बंडल। तो डाइकोट रूट के अंदर रेडियल वेस्कुलर बंडल का पाया जाना एक प्रमुख बात है। इसके अलावा रूट की जो प्रमुख विशेषता है वो है इसके वेस्कुलर बंडल एक्सार्च होते हैं, अर्थात बाह्य आधिदारूप होते हैं। एक्सार्च क्या होता है? एक्सार्च का मतलब है कि रूट के अंदर जाइलम है वो दो तरह की संरचनाएं बनाता है, एक प्रोटोजाइलम और एक मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम की जो वेसल्स होती हैं वो छोटे आकार की होती है, मेटाजाइलम की वेसल्स होती हैं वो बड़े आकार की होती हैं। परंतु रूट के अंदर तने के विपरीत, रूट के अंदर प्रोटोजाइलम हमेशा बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है। इस तरह के वेस्कुलर बंडल को कहा जाता है एक्सार्च वेस्कुलर बंडल। अगर इसकी तुलना हम तने से करें तो तने के अंदर इसके विपरीत संरचना मिलती है। वहां पर जो वेस्कुलर बंडल मिलते हैं वो अंडाकार टाइप के मिलते हैं, अर्थात वहां प्रोटोजाइलम पित्त की ओर होता है और मेटाजाइलम एंडोडर्मिस या पेरिसाइकल की ओर होता है। तो रूट के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो रेडियल होते हैं और एक्सार्च होते हैं।
इसके अलावा जो डाइकोट रूट है, उस डाइकोट रूट के अंदर जो संरचना है वो डाई आर्क, ट्राई आर्क और टेट्रा आर्क के रूप में होती है। डाई आर्क, ट्राई आर्क और टेट्रा आर्क के रूप में होती है। टेट्रा आर्क के रूप में होती है। डाई आर्क का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3 और टेट्रा का मतलब 4। देखिए इनका क्या मतलब हुआ। डाई आर्क का मतलब है ऐसी रूट जिसके अंदर जाइलम के 2 समूह पाए जाते हैं, तो उसे कहेंगे हम डाई आर्क। जैसे मान लीजिए ये प्रोटोजाइलम है, इसको मैं रेखीय रूप से बना लेता हूं, तो ये 2 जाइलम हो गए, ये फ्लोएम हो गए। इसको नाम देंगे जाइलम और इसको नाम देंगे फ्लोएम। तो अगर जाइलम के 2 समूह पाए जाते हैं, या दूसरे वर्ड में अगर प्रोटोजाइलम की संख्या 2 है, तो डाई आर्क कंडीशन कहलाती है। जो जैसा कि मूली के अंदर होता है रेफेनस, मूली की जो रूट होती है अगर उसका अनुप्रस्थ काटेंगे हम, तो हमें डाई आर्क कंडीशन दिखाई देगी। इसके अलावा कुछ पादप जैसे पाइनस, जिम्नोस्पर्म के अंदर इस तरह की संरचना होती है, ये भी समझ लीजिए। इनके अंदर क्या होता है, ट्राई आर्क कंडीशन होगा। ट्राई आर्क क्या होगा, ये स्टील है, इसके अंदर एक प्रोटोजाइलम यहां, एक प्रोटोजाइलम यहां और एक प्रोटोजाइलम यहां होता है। ये फ्लोएम, ये फ्लोएम और ये फ्लोएम, दिस इज जाइलम और दिस इज फ्लोएम। यानी अगर जाइलम और फ्लोएम के 3 अलग अलग समूह पाए जाते हैं तो वह कंडीशन कहलाती है ट्राई आर्क कंडीशन। और चौथा जो है, जो कि अधिकांश डाइकोट रूट्स के अंदर पाया जाता है, वो है टेट्रार्क। टेट्रार्क के अंदर क्या होता है, मान लीजिए ये रेखीय रूप से हमने बनाया स्टील, तो उसके अंदर क्या होगा, जाइलम के 4 समूह होंगे, फ्लोएम के 4 समूह होंगे और चारों अल्टरनेट रूप से व्यवस्थित होंगे। ये क्या है, जाइलम और ये क्या है, फ्लोएम। तो अगर जाइलम के रूट के अंदर जाइलम के 4 समूह या फ्लोएम के 4 समूह या वेस्कुलर बंडल के 4 समूह पाए जाते हैं, या प्रोटोजाइलम की संख्या 4 होती है, तो वह कंडीशन वेस्कुलर सिस्टम की वह कंडीशन कहलाती है टेट्रा आर्क कंडीशन, जो कि द्विबीजपत्रियों की अधिकांश रूट्स के अंदर ऐसी ही संरचना पाई जाती है। इसके अलावा जो वेस्कुलर बंडल के अंदर जो स्टील है, उसके अंदर 2 टिश्यू और हैं, और एक है ग्राउंड टिश्यू और दूसरा है पिथ। तो डाइकोट रूट के अंदर जो पिथ होता है वो बहुत छोटे आकार का होता है या नहीं होता है, और इसकी कोशिकाएं मृदु ऊतक होती हैं। इसके अलावा जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक मृदु ऊतक की टिश्यू होता है जिसे कहा जाता है ग्राउंड टिश्यू, जिसकी कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं और जीवित होती हैं। और क्या होती है, जीवित होती है। तो ये संरचना है सामान्य द्विबीजपत्री पादप के जड़ की आंतरिक संरचना। अगर आप इस आर्क की बात करें तो एक बीजपत्री में हम जाएंगे तो वहां पर पॉली आर्क कंडीशन दिखाई देगी, यानी 4 से अधिक आर्क दिखाई देगी। तो यहीं हम डाई आर्क, ट्राई आर्क और टेट्रा आर्क है, जो कि 3 कंडीशन है, और डाइकोट रूट के अंदर पाई जाती है। डाइकोट रूट के अंदर इसके अलावा कुछ जैसे ऑर्किड्स है, ऑर्किड के रूट के अंदर क्या बात होती है, ऑर्किड के रूट के अंदर ये सामान्य संरचना के अलावा इस एपिडर्मिस पर एक पतली भित्ति वाला पैरेन्काइमा टिश्यू होता है, जिसको बोलते हैं विलामिन टिश्यू। और ये विलामिन टिश्यू क्या करता है, इस विलामिन टिश्यू के अंदर क्या कैपेसिटी होती है, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, और वायुमंडल से हवा में जो नमी है उस नमी का अवशोषण का कार्य करता है। तो वहां पर थोड़ा सा इस डाइकोट रूट से अलग संरचना या इससे एडिशनल संरचना पाई जाती है। बाकी टिपिकल डाइकोट रूट के अंदर यही संरचना पाई जाती है। ये संरचना है प्री सेकेंडरी ग्रोथ, यानी प्राइमरी रूट की आंतरिक संरचना, जिसके अंदर अभी तक सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है। जब पादप के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी तो इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में कैसी
संरचना बनेगी वो हम लेंगे सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर। थैंक यू, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया।